जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जो क्वेश्चंस बैंक हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों, वो आज का जो क्रम है अभी करने वाले हैं वो 5वां नंबर सेट है दोस्तों। ठीक है, अब जो है डेली एक दिन में 2 सेटें लगातार चलेंगी आपकी। ठीक है, तो आइए सेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं ये सेट नंबर 5 अभी, और यह जो है 1/4/2024 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये आज सुबह ही करा दिया मैंने। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 1/4/24 में। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 5 1/4/2024 के सेकंड शिफ्ट में हुआ प्रश्न पार्ट 1 जनरल हिंदी है। देखें जनरल हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। देखिए, पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चन कह रहा है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो देखिए, उज्ज्वल का यदि आप संधि विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करिएगा तो उत जोर जो होगा ज्वल, उज्ज्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे जो उज्ज्वल का संधि जो विच्छेद हम लोग करे हैं, इसमें कौन सी संधि आई है? इसमें आई है व्यंजन संधि। कौन सी आई है? ऑप्शन नंबर बी आई है। किसी व्यंजन का किसी और व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो बदलाव होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। एक दंत का समास विग्रह करिए। एक दंत का समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश, ये भी तो बोल सकते हैं। तो आंसर हम लोग का क्या होगा? एक है दांत जिसके, गणेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। आगे है आत्मविश्वास में समास आपको बताने हैं। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास में आप बताइएगा तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, गद्यांश को पढ़ते हुए, गद्यांश को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा रिलेटेड है, कि गद्यांश से आएगा या फिर क्या है। देखिए, क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है क्या, सुख दुख कौन सा समास है, बस यही तो पूछा गया है। तो समास आप नहीं बता सकते हो तो बताइए सुख दुख कौन सा समास है। सुख दुख जो है आपका बता दें दोस्तों, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन है? सुख और दुख बोल सकते हैं ना, तो इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द्वंद्व समास एक संधि समास है जो दो शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनाता है, जो कि दोनों शब्दों के समान या विपरीत अर्थ व्यक्त करता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि दौड़कर आओ और बाजार से कुछ लाओ। इस वाक्य में कुछ क्या है बताइए? अनिश्चय है, संबंध है, निश्चय है या फिर निजवाचक है? तो आंसर बता देंगे कुछ, मतलब ये बताया ही नहीं क्या कि कितनी मात्रा में लाना है। तो यह अनिश्चय है। आंसर हम लोग का क्या बनेगा? अनिश्चय। यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी करेक्ट होगा। देखिए, प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी परिभाषित क्या होगा? प्रोसिक्यूट मतलब होता है क्या? प्रोसिक्यूट मतलब आपको बता दें दोस्तों, यह होता है अभियोग चलाना, है ना। प्रोसिक्यूट मतलब अभियोग चलाना। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म सही है? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पे ये जो लिखा गया है अपमान, ये बिल्कुल सही है कि अप जो है इसका उपसर्ग है, अपमान ये शब्द बनेगा। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। अप जो मान कहेंगे तो अपमान, अप जो है आपका उपसर्ग हो गया और दोनों ऐड किए तो शब्द बन गया हमारा। आगे देखेंगे, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? तो आंसर बताएंगे, भोजनालय जो है दोस्तों, भोजन जो आलय जिसको हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। आंसर हम लोग का करेक्ट बनेगा। दो स्ववर्ण या सजातीय स्वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। घर बसाना मुहावरे का अर्थ घर बनाना, अविवाहित रहना, घर तोड़ना, विवाह करना। तो घर बसाने का मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। आंसर डी बताएंगे। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत कौन है, आइए देख लेते हैं। इनमें गलत कौन है देखेंगे। पहला क्या है सेंटेंस, पुस्तकों के बिना कैसे पढ़ेंगे, ये तो ठीक है। आगे एक गहरी झील मिलेगी, ये भी सही है। वह पक्का ईश्वर की पुजारी है, सभी वाक्य शुद्ध है, ये तो ठीक है। बट यहाँ पे जो सी ऑप्शन हमें दिख रहा है, वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वह ईश्वर का पक्का पुजारी है, वह ईश्वर का, है ना। पहले पक्का नहीं, वह ईश्वर का पक्का पुजारी है, यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करके बनेगा। आगे है, वह कुत्ता, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है,
ये जो लाल शब्द में दिया गया है दोस्तों, अत्यंत आज्ञाकारी, इसका पदबंध बता देना है, कैसा होगा पदबंध। तो आंसर बता देंगे, इसका विशेषण क्या है, तो अत्यंत आज्ञाकारी है, ओबीडिएंट है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है इसमें, तो पैदल नहीं चल सकना, इसमें है कृत्यवाच्य, है ना। आंसर बनेगा, राइट आंसर डी होगा। कृत्यवाच्य जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, वाक्य क्या है बताएंगे। क्या इच्छा है, क्या संकेत है, क्या विधान है, क्या विस्मय है, तो विस्मय तो होगा नहीं, विधान होगा नहीं। संकेत किया थोड़ी जा रहा है, इच्छा प्रस्तुत किया जा रहा है कि ईश्वर जो है तुम्हें क्या करे, सफलता प्रदान करे। तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट बनेगा। आगे है शब्द और अर्थ के बीच संबंध कौन बताता है, शब्द और अर्थ के बीच के संबंध को कौन व्यक्त करता है, तो वो बोधक बोध्य करता है। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। कह रहा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति बताना है, क्या है, तो ये व्यंजना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। इसमें आंचल में दूध और आंखों में पानी जैसे भावनात्मक शब्दों के माध्यम से नारी के त्याग, ममता, करुणा को जो है अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया गया है, जो व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। देखिए, जहाँ बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार है, बिना कार्य की करने की कल्पना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, तो आंसर बता देंगे, वहां पे अलंकार हो जाता है, वो है विभावना अलंकार। कौन सा हो जाता है, विभावना। आंसर यहाँ पे सी करके बता देंगे। आगे क्वेश्चन है क्या कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है, तो किसका नाम दूसरा है, पुनरुक्त मतलब उसका मतलब है विपसा अलंकार का दूसरा नाम है। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। जहां पर कोई एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वो हम लोग का कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। उस परीक्षा के लिए तो आपको पता है कैसे याद करने होते हैं, मानो मनहु जानो जनो। आगे है उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं, उपमान और उपमेय के अभेद को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। आंसर बी करके बताइएगा। जब किसी वस्तु की तुलना किसी और वस्तु से की जाती है तो उसे ही हम लोग उपमा कहते हैं। जहाँ किसी उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, तो भ्रांतिमान अलंकार जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो उसी ही हम लोग भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। माया दीप नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवय परंत में अलंकार बताना है, इसमें कौन सी अलंकार है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है आपका। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। आगे है कि सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर लसत मनु पिए दावा नल की ज्वाल में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि मानो मनहु जनो जनु जहां में मिले, तो यहाँ पे मनहु मिल रहा है, ये सीधे आप उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेगा। देखिए, आगे क्वेश्चन है, प्रिय मेरी अब हार विजय का, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। इसमें अलंकार क्या है, तो अलंकार जो है इसमें विरोधाभास अलंकार है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। कौन है, विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि इसमें दो विपरीत शब्दों जो है हार और विजय दोनों है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का हार और विजय दोनों है, इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति से संबंध नियोजित पद रचना होती है वह क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है, तो वह छंद कहलाती है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, वह छंद कहलाती है। छंद के चार प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। आगे है क्या, द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है, यह किस प्रकार का छंद है, तो आंसर बताएंगे यह वर्णिक छंद है। आंसर सी बताएंगे, वर्णिक छंद है। गौड़ी गौरी रीति का संबंध किस काव्य गुण से है, किस काव्य गुण से है, तो आंसर बताएंगे ओज गुण से है। किससे है, ओज गुण से। आंसर ए करके बताइएगा। क्वेश्चंस कह रहे हैं क्या, लता ओट सब
सखियन लाए श्यामल और किशोरी सुहाए, उपयुक्त पंक्ति किस रस का संचार हो रहा है? किस रस का संचार हो रहा है यहाँ पे? तो आंसर बता देंगे इसमें कौन सी रस का संचार हो रहा है? श्रृंगार रस का। कौन सा? श्रृंगार रस का। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बताइएगा। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। देखिए पार्ट 2 जो है मैथमेटिक्स का, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए हैं। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर 30, b बराबर दिया है, q बराबर क्या होगा, r बराबर क्या होगा, हमें बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो a इक्वल लिखा हुआ है हमारे पास, a इक्वल बी क्यू और प्लस आर लिखा हुआ, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, a का 30 दिया हुआ है, 30 रखेंगे, इक्वल b का भी वैल्यू दिया हुआ है 5 और q का हमें फाइंड करना है, प्लस r का भी फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग रखें, यदि r इक्वल जब 0 हम लोग रखें, ठीक है, r इक्वल अपने 1 से 0 यदि मानते हैं तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का सीधे डिवाइड कर देंगे इसको 5 से तो 6 आ जाएगा, q का वैल्यू 6 आ गया जब हमने 0 रखा। तो हमें जब r का वैल्यू 0 रखते हैं तो q का वैल्यू कितना आता है, तो पहले q का वैल्यू 6 देखेंगे 6 और तब r की वैल्यू 0, यानी आंसर हम लोग ए करेक्ट बता देंगे। अब देखिए ये जो डेसिमल में है ये कैसी संख्या है बताना है, सम संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, कैसी संख्या है। तो आंसर बता देंगे, यह जब ब्रेक करिएगा ना तो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, क्या, क्योंकि 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो आ गया, बड़ी में संख्या हो गया, आंसर सी बन गया। अब देखिए ये जो नंबर दिया हुआ हमें इसका महत्तम समापवर्तक बता देना, HCF बताना है। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें से और इसमें दोनों में जो कॉमन है ये 3 के पावर स्क्वायर 3 के पावर स्क्वायर इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक ही वाला निकालेंगे, जो सबसे कम वाला होता है उसे निकालते हैं। तो 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2 निकल गया, 5 में 5 निकल गया। अब गुणा करके देख लेंगे तो ये 10 और ये 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 90, यानी आंसर क्या आ जाएंगे 90। ऑप्शन नंबर ए करके बताइएगा, HCF हो जाएंगे। बहुपद ये दिया है शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी ये है 5, 5 का करेंगे तो 5 ही रह जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में ए कितना है 3, मतलब 5/3 तो आएगा बट प्लस में। ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा, 5/3 करेक्ट होंगे। बहुपद दिया हुआ है, इसका आरेख किस प्रकार होगा ये हमें बताना है। तो किस प्रकार होगा, देखिए इसका आरेख जो होगा यह परवलयकार होगा। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे, परवलयकार होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ हमारे पास, जब बहुपद दिए हुए हैं कि 5x² प्लस 3x प्लस 1 में qx 2x से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा ये हमें बता देना है। तो भागफल के घात क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, कितना है हमारे पास 5x² प्लस में 3x प्लस में 1, इसको डिवाइड करना हमें 2x से। 2x से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में पहले इसे भाग करेंगे, इसे पहले हम लोग भाग करते हैं 5 टाइम्स में। देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5x अपॉन में 2 रखेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 5 और ये हो जाएगा 5x² होगा। ओके, इसे हम काटेंगे तो ये माइनस ये कैंसिल, फिर अब मल्टीपल आगे करेंगे ये 3 के लिए तो कितने हो जाएंगे, 3 के लिए मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे, 3 और 2 है तो मल्टीपल कर देंगे तो 3 अपॉन 2 से कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, ये तो 0 आ गया, यहाँ पे ये 3x आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस में 3x। अब ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो ये भी 0 और प्लस में 1 आ गया। 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 ही रहने देते हैं, शेषफल हमारा 1। तो भागफल जो हमारे पास आया वो कितना आ गया भागफल, तो अब बताएंगे 5x अपॉन 2 और प्लस में 3 अपॉन 2। तो इसका x का घात पूछा है, x का घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, यानी आंसर क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आगे है कि दिए गए रैखिक समीकरण में युग्म 2x प्लस 3y इक्वल कितने हैं 7 है और 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल 8 के अनंत हल हो तो क्या होगा। अनंत हल के लिए हम लोग क्या निकालते हैं आपको पता होगा, a1 अपॉन a2
इक्वल B1 अपन B2 इक्वल C1 अपन C2। ये क्या होंगे, हल जब अनंत होंगे तब के लिए कंडीशंस है। तो बस आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A1 अपन A2 इक्वल B1 अपन B2 इक्वल होगा C1 अपन C2। इतना तो रखेंगे हम लोग। चलिए इसको रखते हैं A1 क्या है हमारा पहला समीकरण में, तो आप देखेंगे A1 जो है हमारे पास 2 है और A2 कितना है 2A है, इक्वल में B1 क्या है 3 और B2 क्या है A प्लस B। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 2A प्लस 2B इक्वल 6A होंगे। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 4A हो जाएंगे, इक्वल में 2B हो जाएगा, होगा ना। तो मतलब यहाँ से हम लोग काट देंगे 2 से, तो आप बताएंगे क्या कि B इक्वल हो जाएगा 2A होगा। B इक्वल क्या आ गया 2A आ गया। तो B इक्वल 2A दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट है। तो राइट आंसर B बनाएंगे हम लोग। देखिए आगे, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 क्या होगा हमें दिखाने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बना के दिखाते हैं क्या हो जाएंगे। पहले तो जो हमारे पास सेट लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0 है। तो यहाँ पे हम लोग ए को यदि कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए लिखना पड़ेगा और प्लस सी अपॉन ए होगा इतना। तो अब देखिए यहाँ पे जो ए कॉमन है हमारे पास, ये हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में ए अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं ना। चलिए आगे प्रोसेस करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए तो कॉमन है ही हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स और यहाँ पे माइनस में बी एक्स हो जाएंगे और प्लस में अल्फा और बीटा, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे, ये अल्फा तो कॉमन है ही, अब यहाँ से कॉमन करेंगे एक्स को और ये बचेगा एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे कॉमन करेंगे बीटा को, ये बचेगा एक्स माइनस अल्फा। ठीक, इतना तो होंगे हमारे पास। तो इसमें कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, इसमें कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा अल्फा, ये तो मिडिल ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस ए और बचेगा आपके पास एक्स माइनस बी, यही बचेगा। तो देखिए है क्या ऑप्शन नंबर, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। पहले माइनस में है, यस माइनस में है, फिर भी माइनस में से दोनों दूसरा भी हमारा माइनस में ही आया है। तो आंसर हम लोग का दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा, एक दूसरे के क्या हो व्युत्क्रम। तो देखिए जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो आप मान लेते हैं कि अल्फा हो और दूसरा जो हो वो क्या हो 1 अपन अल्फा हो, यही नहीं कहते हैं जब व्युत्क्रम हो तो इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारा आता है दोनों का मल्टीपल, दोनों का गुणनफल जो होता है वो सी बाई ए होता है। तो सी क्या है तो सी है और ए क्या है तो ए ही है हमारे पास, मतलब एक बराबर आप क्या बताएंगे सी अपन ए, मतलब लिखेंगे क्रॉस मल्टीपल तो ए इक्वल सी है क्या, ए इक्वल सी, यस ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए आगे कह रहा है 120 के 6% स्टॉक से प्रतिशत वार्षिक आय क्या होगी ये बताना है। तो देखिए 120 की लागत पर आय कितना होगा 6 है ना, तो 100 की लागत पे हमें बता देना है। तो 6 और बट्टे 100, 6 बट्टे 120 हो गए ना, 6 बट्टे 120 और गुने 100 बस लिख दीजिए। काटिए इसको, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटिएगा 6 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, 6 से 6 यानी कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया 5%। आगे देखेंगे कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर 7,000 की तुरंत भुगतान तथा 3 माह के बाद जो है 3180 रुपया देकर खरीदा गया, यदि ब्याज की दर 24% वार्षिक हो तो रेफ्रिजरेटर का न्यूनतम मूल्य क्या होगा ये हमें बता देना है। हम मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य 100 रुपया हम मानते हैं, ठीक है, नगद मूल्य कितना हमने मान लिया 100 रुपया मान लिया, तुरंत भुगतान कितना किया गया है 7,000 किया गया है, शेष राशि कितना हो गया तो बस एक्स में से 7,000 घटा लीजिए। ठीक, ये तो हमारा शेष राशि, समय कितना ले रहा है 3 साल, 3 माह ले रहा है, 3 माह के लिए हम लोग 3 मंथ को साल में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 3/12 लिखेंगे तो 3 से काटेंगे तो इतना आ जाएगा 1/4। और रेट हमारे पास दिया हुआ है कितना 24%, तो 24% दिया हुआ तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 तिमाही है तो 6% आ जाएगा। अब देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे क्या कि x माइनस 7,000 ये जो शेष मूल्य है
और गुने हो जाएगा 106/100, यह किसके बराबर हो जाएगा? तो 3180 रुपये के बराबर हो जाएगा। बस इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 100 जो है यहाँ से हट के इधर जाके गुना में हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये क्या 106 ये 318 को काट सकता है, तो आप काटेंगे तो बिल्कुल कटेंगे, है ना। तो इसको काटिएगा कितने टाइम्स में? 3 और 0, मतलब यहाँ पे 30 और 100 में गुना करेंगे तो 3000, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 3000 इधर था और ये माइनस में था तो इधर प्लस में 7000 आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई जो हम लोग का वो आ गया 10,000। तो मतलब वो नगद मूल्य हमने कितना माना था? x का वैल्यू तो आ चुका है 10,000, तो आंसर हम लोग का क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10,000 रुपया। देखिए कह रहा रेखा पर स्थित 3 क्रमिक बिंदु ABC संरेख होने की शर्त इनमें से कौन सा है? संरेख होने का क्या है शर्त? तो आप बता देंगे कि AB और प्लस BC इक्वल जो होगा ना ये AC के होगा। क्यों? बिकॉज आपको बता दें यहाँ पे ये जैसे हमने A बनाया, यहाँ पे हमने B बनाया और यहाँ पे हमने C बनाया, तो अब समझ गए कि AB को और प्लस BC को ऐड करेंगे तभी तो AC के बराबर होगा। तो हाँ बिल्कुल, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्या कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये शीर्ष है ABC के निर्देशांक, तो इस केंद्रक का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे? तो केंद्रक का देखिए कितना है टोटल, 1 2 3 तीन है हमारे पास बिंदु, तो तीनों को फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन 3 होता है। तो ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन 3 होता है, ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, यानी आंसर नंबर हम लोग का यही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा कह रहा है क्या यदि a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 5 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 प्लस सी दिया हो, यूक्लिड का वह अभिगृहित जो इस कथन का व्याख्या करता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल दिया हुआ हम लोग का 5, एक और भी दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल दिया हुआ है 5 प्लस सी दिया हुआ है। तो आप खुद देखिए a प्लस बी के वैल्यू पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो a प्लस बी के जगह पे 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a प्लस बी के जगह पे 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, मतलब 5 की जगह पे a, ये 5 की जगह पे क्या a भी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल में आ गया a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे जो बराबर हुआ है ना, इस बराबर में जो जोड़ा जाता है उससे पहले जो बराबर होता है यही यूक्लिड का दूसरा अभिगृहित के अंतर्गत आता है। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? राइट आंसर बी करके बताएंगे। देखिए आगे है कि एक आयत का एक विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा की ओर झुका हुआ है, तो विकर्ण की बीच का हमें न्यून कोण बता देना है कि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने एक फिगर बनाया, ओके, ये जो हम लोग के पास फिगर है विकर्ण कितना है? 25 डिग्री पे झुका हुआ, विकर्ण हमने पहले ड्रॉ करा, ये जो है 25 डिग्री पे है, 25 डिग्री है। अब देखिए ये जो दूसरी विकर्ण आ रही है ना, ये जो दूसरी विकर्ण है ये भी 25 डिग्री पे है, लेकिन ये झुकी जो हुई है तो ये कितना बचेगा? ये आपका 130, क्योंकि 25 25 50, तो ये बच ही गया 30 डिग्री 130 डिग्री, तो इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। बट हमें जो निकालनी है विकर्णों के बीच का न्यून कोण हमें बताना है कि वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सभी का नामकरण करते हैं, जैसे ए इसका नाम, इसका बी, इसका डी, इसका सी, इसका ओ हमने कर दिया। अब देखेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ है ये और ये तो इक्वल है 25 25 है, ओके। अब हम देखते हैं DOC, इन ट्रायंगल DOC में हमने निकाला है DOC, DOC में आपने देखा कि DOC जो है DOC ये वाली जो है हमारे पास टोटल 180 में से आप 25 25 50 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे? 130 आ जाएंगे। तो DOA, अब इस वाली की बारी यदि फाइंड करेंगे तो ये तो 130 आ गया, तो ये हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमें न्यूनकोण ही तो बतानी थी, तो न्यूनकोण कितना आ गया? 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बने। आगे क्वेश्चन हम लोग कहा कि नीचे दिए गई आकृति से त्रिभुज जो है BDE, कहाँ पे है? BDE, ये जो त्रिभुज है के सभी कोणों का मान क्या होगा ये हमको बता देना है। चलिए आइए निकाल के देखते हैं। देखिए ये जब ये 60 और ये 75 दिया है तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनते हैं? 180 बनता है। तो आप खुद देखिए ये 60 और ये 75 तो कितने हो जाएंगे? 135 दिए हुए ऑलरेडी,
है ना। कितने दिए हुए 135, तो ये कितने बच गए, ये 45 बच गए, है ना। तो ये जब हमारे पास 45 निकल के आ गए हैं, तब ये बच गया और ये बच गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस एक ही चीज देखिए, ये हमारा और ये दोनों क्या है, तो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। अब बताइए ये जो आएगा, और ये एक ट्रांसवर्सल है हमारा, एक तिर्यक रेखा, जब ये इधर 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, होगा ना। जब ये 75 है तो ये कितना होगा, ये भी 75 होगा। तो आपने समझा कि ये 75 आ गया, ये आ गया आपके पास 60 और ये आ गया 45। क्या इस तीनों का सम 180 आ रहा है? यदि आ गया तो आप बिल्कुल सही है। तो आइए देख लेते पहले ऑप्शन ऐसा है क्या, 60, 75, 45 तो है ऑप्शन नंबर। बट देखिए दोनों को, तीनों को इंक्लूड करके तो 5 5 10 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 105 और ये 75 मतलब 180, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर हो, तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है और गुने विकर्णों का गुणनफल कि d1 इंटू d2 होता है, यही ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला लंबाई 10 और दूसरा 8.2 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, पहला 10 और गुने 8.2 दिया गया है। इसको डेसिमल हटाएंगे तो 10, 10 से 10 काटिए, 2 से काटेंगे तो 4 और 2 मतलब 42 आ रहा है। तो ये 42 41 आएगा, 2 है ना, तो 41 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। निम्नलिखित में कौन न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब सीधे से 90 डिग्री से कम वाले बताने हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री से जो है 90 डिग्री बड़ा है और ये छोटा, मतलब ये न्यून कोण हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 12 है और ऊंचाई 7 है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो 12 और 7 में गुना कर दो, 12 7 84, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पे दिया गया है इसका माध्य 25 है, तो x बराबर क्या होगा, कितने संख्या है, 1 2 3 और 4 है, तो ये सभी को इंक्लूड कर लो तो कितने हो जाएंगे, ये 7 और 3 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 15 10 25, 25 यहाँ पे लिखेंगे, 25 और प्लस x और बट्टे में कितने 4 है, टोटल का 25 दिया हुआ बात है, 25 चौके 100, यानी x की वैल्यू 100 में से 25 घटा देंगे तो 75। आंसर्स क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गए। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो ये 100 हो जाएगा और ये 25 है तो माइनस में उधर जाएगा घटेगा, तो x की वैल्यू 75 आ जाएंगे। 5 संख्याओं का माध्य दिया हुआ 18, अगर एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई गई डैश संख्या होगी, बताइएगा हटाई गई कितनी संख्या होगी। तो देखिए 5 और गुन्ने 18 करेंगे तो कितना 90। अब कह रहा है कि एक हटा दिया गया है, तो 4 और गुन्ने तब माध्य 16 होते हैं, 64 घटा लीजिए इसमें, तो ये 26, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। निम्न वितरण में माध्य 20.6 है, तो पी का वैल्यू आपको ये वैल्यू बता देना है क्या होगी। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसके लिए आपको निकालने होंगे ये जो हमारे पास चर है, ये सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। चर को इंक्लूड करेंगे, ये हमारा x है और ये हमारा बरम्बरता दिया हुआ है, सभी को इंक्लूड कर लेंगे, बरम्बरता को जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे, टोटल बरम्बरताएं हमारी 50 है। ठीक, अब यहाँ पे निकालना होगा आपको fx, ये तो f हो गया, ये x, दोनों को मल्टीपल करके ये हो जाएंगे 30, ये 15 दहा 150, ये 25 p हो जाएगा और ये 25 सत्ते हो जाएगा 175 और ये 35 बच्चे लिखना होंगे 165। तो ये सभी को लिखने के बाद 175 हो जाएंगे, तो ये सभी को ऐड करने होंगे आपको, तो सभी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो कितने हो जाएंगे 25p और प्लस में लिखेंगे सभी को, नंबर को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 530, है ना। तो हम लोग को माध्य निकालने का मतलब मीन निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन होता है सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स अभी कितना निकला है हमारा एफ एक्स, तो आप बताएंगे 25p और प्लस निकला है 530 और बट्टे में हमारे पास f कितना है, तो टोटल 50 आया है। माध्य दिया हुआ है कितना 20.6 दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग इधर बना के देखते हैं, 20.6 दिया हुआ। अब क्रॉस मल्टीपल इसको कर लो, यहाँ पे ये 10 आ जाएंगे, हटाइएगा तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से इसे जाके मल्टीपल कर लेंगे तो 206, यहाँ पे लिखेंगे 206 गुने 5, ये हो जाएगा हमारे पास कितने 25p और प्लस 500, 25p है प्लस 530 है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 और ये 3 और ये 10। अब 1030 में से 530 को घटा लो तो कितने हो जाएंगे आपके पास, ये घटाइएगा तो आपके पास टोटल आ जाएंगे ये 500 और बट्टे में हो जाएगा 25, क्योंकि 25 अभी यहाँ पे है तो ये डिवाइड करके निकालेंगे, 25 दूना 50 यानी 20, ऑप्शन जो आएगा पी का वैल्यू वो आएगा हम लोग का 20।
ऑप्शन नंबर क्या आएगा, राइट आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है क्या कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा लिखा गया है, तो कॉट को हम लोग साइन के रूप में चेंज कर लेते हैं, तब बनाना आसान हो जाएगा। तो साइन है तो साइन ही रहने दीजिए, और अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिखते हैं कॉस बट्टे साइन लिखते हैं, जैसे टेन को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं तो ऐसे कॉट को भी साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। प्लस में है कॉस तो कॉस ही रहने दीजिए, अपॉन में 1 और प्लस साइन का जस्ट यहाँ पे लिखिए, टेन का साइन अपॉन कॉस होता है। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो कितने हो जाएंगे हमारे, ये साइन एलसीएम ले तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा। लीजिए यहाँ पे तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सीधे यहाँ पे लिख देते हैं क्या बचेगा, सीधे हम लोग दोनों का ही एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे, आप लिखिएगा यहाँ पे साइन माइनस कॉस हो जाएंगे, और इनटू ये हो जाएगा कॉस, या फिर इसको हम लोग अलग अलग ही बनाते हैं। देखिए ये अलग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीधे कि साइन माइनस कॉस, ठीक, जब ये कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, साइन इंटू साइन बचेगा, या फिर साइन स्क्वायर सीधे हम लोग लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर कहने का मतलब, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, ये भी कॉस स्क्वायर बचेगा, और नीचे में सेम बचेगा हमारे पास कॉस और माइनस साइन बचेगा, कॉस माइनस साइन, ठीक। अब आगे मल्टीपल करेंगे हम लोग, तो हमारे पास साइन स्क्वायर अपॉन में साइन माइनस कॉस है, और हम लोग यदि माइनस को कॉमन करते हैं तो कॉस स्क्वायर अपॉन में, यदि यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यदि हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में होगा क्या हम लोग का कि साइन माइनस कॉस, ये होगा, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो ये जो हमारा माइनस निकालने के लिए हमने माइनस लिखा है। अब देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये जो है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये देखिए एक माइनस में है तो ये माइनस वाला ऊपर कटेगा, देखिए कैसे, तो आपके पास हम बता दें जैसे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, अपॉन में लिखा हुआ ए माइनस बी, मतलब हम साइन को ए और कॉस को बी मान लेते हैं, तो ये देखिए क्या है, माइनस माइनस वाला कटेगा, बचेगा ए प्लस बी, मतलब साइन और प्लस कॉस आने वाला है आंसर। तो देखिए साइन प्लस कॉस है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, साइन और प्लस कॉस ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए आगे, यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच दिया हुआ है आपका 4 और 5, तो आपको कॉट और कॉसेक का वैल्यू निकालना है। देखिए जब पी बाई एच दिया हो ना तो हमें बी कंफर्म निकालने हैं, क्योंकि बी के लिए कॉट यहाँ पे है ऑलरेडी, है ना, तो इसका क्या होता है, इसका होता है बी बाई पी होता है कॉट का, और प्लस कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का एच बाई पी होता है, तो बी तो चाहिए हमें, तो बी फाइंड करने के लिए एच माइनस पी होता है, तो एच कितना है 5 है, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 का क्या होता है 3, मतलब हमें बी निकल चुका है 3। ऐसे आप बाई पाइथागोरस रूल से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास बी आ गया तो बी का लिखे यहाँ पे, कॉट के लिए हम लोग लिखे हैं, तो हो जाएगा 3 और बट्टे पी, पी कितना है पी 4 है आपके पास, और प्लस है तो प्लस, ये एच, एच कितना है तो 5 और बट्टे पी, पी, पी कितने हैं तो 4, ये एलसीएम कितने हो जाएंगे हमारे 4 ही, और 5 है 3 8, इसे काटेंगे तो 2, यानी आंसर जो आएंगे हम लोग के पास ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यदि ए और बी पूरक कोण है तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल क्या होगा, ये हम लोग को बताने होंगे सॉल्व करके। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर्स क्या आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो पहले आपको क्या करना है, ए और बी पूरक कोण है यहाँ पे, ओके, ए और बी जब पूरक कोण हमें बोल ही रहा है तो हम लोग पूरक कोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ए प्लस बी 90 डिग्री हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर 90 और माइनस बी लिख सकते हैं, इतना तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बी, तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस बी और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस बी माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर बी, इतना तो लिखेंगे हम। अब देखिए ये साइन स्क्वायर बी है तो ये कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर बी क्या क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर बी और प्लस में है आपके पास साइन स्क्वायर बी, अपॉन में लिखेंगे हम लोग
क्या है हमारे पास, कोसेक है, कोसेक से b हटाएंगे तो सेक आता है, सेक स्क्वायर b, और माइनस में है आपके पास tan स्क्वायर b। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होता है, तो 1/1 काटेंगे तो 1। देखिए है क्या 1 ऑप्शन, तो यस ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी है। देखिए पार्ट नंबर 3 साइंस का है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी के औषधि महत्व है, कौन सा है बताइए, कौन सी बीमारी के औषधि महत्व है, तो आंसर बताएंगे ये है अर्शॉट डिजीज के लिए, अर्शॉट डिजीज, आंसर यहाँ पे सी करके बताएंगे। आगे है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को किस प्रकार निर्देशित करिएगा। ए प्लस बी लिखा हुआ है, सी प्लस डी और प्लस ये जो हमारे ट्रायंगल और ई लिखा गया है, ये किस प्रकार बताएंगे। तो ये ट्रायंगल मतलब होता है ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब ये जलने वाली पदार्थ है, उष्मा देने वाली है। तो यहाँ पे हम बता देंगे क्या कि यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, कौन है उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश या उष्मा के द्वारा ऊर्जा मुक्त कराती है। देखिए आगे कह रहा है एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है बताएंगे। तो हाइड्रोकार्बन आप बता दीजिएगा, वो है इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी यहाँ पे बताएंगे। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, तो इनमें से कोई नहीं, बिकॉज एलपीजी में प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये सब मौजूद रहते हैं, तो इस ऑप्शन में तो है ही नहीं। आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और प्रोपेन ये सभी मौजूद होते हैं ना, तो ये सभी के लिए हम हमारे पास सभी तो है नहीं, तो इस कारण यहाँ पे हम लोग सभी तीनों को तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, है ना। और एलपीजी गैस के घटक को बनाने के लिए प्राकृतिक गैस जो है प्रसंस्करण और कच्चे तेल के शोधन का उपयोग किया जाता है। सामान्य दबाव और तापमान के सतह में क्रमशः एक तरल और एक गैस है। एलपीजी प्रतिशत संरचना के अनुसार 60% प्रोपेन, 40% ब्यूटेन और 35% प्रोपेन और 65% ब्यूटेन होता है। इसमें द्रव्य का गैस में बदलना क्या कहलाता है, द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस वाष्पीकरण के माध्यम से। आंसर ये बताइएगा। निम्नलिखित में कौन कवक का उदाहरण है, बताइए कौन कवक का उदाहरण है, तो आंसर बताएंगे ये सभी है, पुनकिया, यीस्ट और टॉडस्टूल ये सभी है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बता देंगे। आगे क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है ऑस्टियो ऑस्ट्रेफिफाइड, ऑस्टियो ऑस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एसोफेगस में, मूत्र पथ में, श्वसन नली और ब्रांक और या किडनी में। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बोलेंगे श्वसन नली और ब्रांकाई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे। आगे क्वेश्चन है कि जल विद्युत जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव क्या है, जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव क्या है, तो आंसर बताएंगे ये है एसेरिकिया कोलाई, एसेरिकिया कोलाई है। आंसर यहाँ पे डी बताएंगे। अगर पानी में ई कोली पाया जाता है तो यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का संकेत देता है। इसे सामान्य उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, ये तो पता है आपको। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो बताएंगे पीनियल ग्रंथि। कौन है, पीनियल ग्रंथि। आंसर ये बताएंगे। देखिए फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, फल जो है किस पुष्प के भाग से बनता है, तो आंसर बता देंगे ये बनता है अंडाशय। आंसर सी बताएंगे अंडाशय। चाल समय ग्राफ को ढाल से प्राप्त किया जाता है, चाल समय ग्राफ को ढाल से प्राप्त किया जाता है, वो क्या है, तो आंसर बता देंगे वो है त्वरण। आंसर डी बताएंगे त्वरण से। त्वरण एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टाइम होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तब उसका कुल ऊर्जा क्या रहती है, तब उसकी कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है। आंसर ये बताएंगे, तब उसकी कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है। नियत ताप पर एक निश्चित गहराई में इनमें से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा, किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो समुद्र की पानी में सबसे ज्यादा होगा। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य
ध्वनि उत्पन्न होती है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। भूकंप जो है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज आवृत्ति की भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है। भूकंप का मुख्य झटका मतलब लहर शुरू होने से पहले जो है इंफ्रासाउंड मतलब अवश्रवित ध्वनि प्रोड्यूस करती है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? आंसर बता देंगे। इसका मुख्य कारण है लौटती मानसून। क्या है इसका? लौटती मानसून कारण है। आंसर सी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा लौटते मानसून। वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रदूषित होता है? कौन सा होता है बताएंगे? फेफड़ा। आंसर सी बताएंगे फेफड़ा होता है। क्योटो सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन का मुख्य इसका जो है मुद्दा क्या है? तो मुख्य मुद्दा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है इसका मुद्दा। आंसर ये बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया था 1997 में। कब अपनाया गया था? 1997 में अपनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा। आगे क्वेश्चन क्या है हमसे पूछा गया है, कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में बताएंगे? यह तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। यदि पूछा जाए काकरापारा परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है तो गुजरात में बताइएगा। और आपसे कल्पक्कम पूछा जाए तो तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कायगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यदि राजस्थान परमाणु बिजली घर पूछा जाए तो ये तो नाम ही से प्रतीत हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा तो यह है महाराष्ट्र में। और कुंडलकुलम अभी जस्ट बता दिए तमिलनाडु में। कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रतिरोध। आंसर सी बताएंगे। जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो चालक में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का तापन प्रभाव जो है 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला चालक का प्रतिरोध, जब आर जो होता है मतलब रेसिस्टेंस जो होता है वो उच्च प्रतिरोध अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। दूसरा वह समय मतलब टी जिसके धारा प्रवाहित होती है समय पे उनकी अधिक समय होगा और जितना अधिक ऊष्मा ही उत्पन्न करेगा उतना ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। धारा की मात्रा अर्थात धारा जितना अधिक होगा उतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न होगी। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा लगाया जाता है? उस यंत्र का नाम है एमीटर। आंसर सी बताएंगे एमीटर। आगे है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है मतलब सबसे कम होता है? तो वो है लाल रंग। आंसर ए बता देंगे। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। पार्ट 4 सोशल स्टडीज। देखिए क्वेश्चंस क्या है सोशल स्टडीज में। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध पहले हुआ कब था तो आप बता देंगे 1939 से लेके ये हुआ था 45 तक चला था द्वितीय। और प्रथम कब से कब तक? तो 1914 से लेके 1914 से लेके 18 तक चला था दोस्तों। ठीक है, हमें बताना कि पहला एटम बम जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था कहाँ पे गिराया गया था। तो आपको पता है 2 ही जगह गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो आपसे पहला पूछा है पहला कहाँ पे गिरा था तो आप आंसर याद रखेंगे पहला हिरोशिमा पे गिरा था। ठीक है 6 अगस्त को। और नागासाकी पे 9 अगस्त। नागासाकी याद रखेंगे 9 और हिरोशिमा बस 6 तो बस बच ही गए 6 और 9 अगस्त को। देखिए बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग फार्म प्रणाली। क्या कहते हैं? फार्म प्रणाली कहते हैं। आंसर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फार्म प्रणाली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण बताएंगे कौन है? आंसर बता देंगे चाय है। कौन है? चाय। आंसर सी बताइएगा। देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर बता देंगे महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आंसर डी बताएंगे महात्मा गांधी। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? किस यंत्र का आविष्कार किए? वाप इंजन का। किस यंत्र का? वाप इंजन। आंसर बी बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे सेफ्टी लैंप का कौन खोज किया है? हेम्फ्री डेवी के द्वारा खोज किया गया है सेफ्टी लैंप का, है ना। आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्य में लगी? कितने प्रतिशत बताएंगे? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए 24.3% आबादी द्वितीयक कार्य में लगी हुई है। मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? दूरी को मापनी को क्या कहते हैं? अंश, मापन का प्रकार, हर या इनमें से कोई नहीं?
तो आंसर बता देंगे इसे अंश। आंसर ए बताएंगे अंश कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है हमें देखना है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। देखिए कह रहा है भारत जो है विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सत्य है। कह रहा है कि भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक, बिल्कुल नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट है दोस्तों, पहला है आपका चीन है। फलों सब्जी और मसालों में उत्पादन बागवानी कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट, सही नहीं तो वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है बालघाट खाने जो है निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है बालघाट, तो आंसर बता देंगे इसमें कॉपर का खनन किया जाता है। क्या चीज का? कॉपर का किया जाता है, तो आंसर हम लोग का सी बता देंगे। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आंसर बता देंगे 7%। आंसर डी बताएंगे 7%। भारत के किस जिले में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सबसे अधिक संभावना है, सबसे अधिक बताएंगे, तो वो है आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। आंसर डी करके बताएंगे राजस्थान। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास देश में हो गए हैं, कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास विकसित देश में हो गए हैं, तो कितने बताएंगे, तो वो हो गए हैं 15। आंसर्स क्या बता देंगे यहाँ पे, 15 नहीं बल्कि 7 होगा दोस्तों, करेक्ट सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं सी करेक्ट होगा आपका। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित देश में हो गए हैं, तो 7 हो गए हैं। आगे क्वेश्चन है क्या कि काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम बता देंगे रेगुर मिट्टी, आंसर सी बताएंगे। गौरपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ था, तो आंसर बता देंगे इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में, आंसर ए बताएंगे इंग्लैंड में हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताइए कितना होता है, तो आप बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री, आंसर बी बताएंगे प्रधानमंत्री। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है, तब हमारा मतलब होता है क्या कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, आंसर हम लोग का बी करेक्ट बताएंगे। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, राजस्थान से, आंसर ए बताएंगे राजस्थान से 1987 में हुआ था। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है, एक आवश्यक शर्त क्या है, तो आंसर बता देंगे वो आवश्यक शर्त है लोकतंत्र में आस्था, आंसर सी बताएंगे लोकतंत्र में आस्था। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव की मजबूती प्रदान की, आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी 1917 में। रूसी क्रांति का मुख्य रूप से पिछड़े अर्थव्यवस्था और किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचारी पर परिणाम था 1917। पार्ट 5 आता है, पार्ट 5 में जनरल इंग्लिश है, देखेंगे क्वेश्चंस। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉव अवे, तो बताएंगे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होगा दे गॉट इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉव अवे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पे बताइएगा हैव होगा, है ना, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म्स हो गए, ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट होंगे हैव। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन। आई कैन नॉट टेक देम होम नाउ ही सेड, तो देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगे, ही सेड दैट डैश टेक देम होम डैश, तो यहाँ पे हमारे बनेंगे क्या दोस्तों, ही सेड दैट ही कुड नॉट, है ना, ही कैन से हमें कुड हो जाएगा और नॉट का नॉट रह जाएगा, और टेक देम होम यहाँ पे देन हो जाएगा, नाउ का देन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पे नरेशन हम लोग बनाते हैं, क्या कर रहा है, व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, सी आस्क्ड हिम, तो देखिए क्या बनाएंगे, सी आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखाएंगे व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू, तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट बताइएगा। देखिए पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हमें इस सेंटेंस में देखना है, देखिए क्या है,
द लाइट इज टू वीक टू रीड बाई। तो इसमें क्या है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट टू रीड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। द एनिमी बीटन टू एवरी पॉइंट फ्लैट। बताइए इसमें क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो वो है हम लोग का बीटन। ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। A sentence has been given in active voice. Okay, out of 4 alternative given below, select the one which best express the same sentence in a passive voice. They are repairing the house. They are repairing the house. चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, वॉइस क्या हो जाएंगे, तो इसे बनाएंगे द हाउस इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेंगे आपके। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आइए देखते हैं किसमें सही पंक्चुएशन मार्क करा गया है। तो कह रहा है कि ही क्राइड, उसने रोया। क्या इसमें क्वेश्चन मार्क लगेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। ही क्राइड, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ही क्राइड, हाँ ये सेमीक्लोन यहाँ पे सही यूज है। हेल्प हेल्प, उसने चिल्लाया या फिर रोया और मदद मदद बोला। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट है यहाँ पे, है ना। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आइए देख लेते हैं इसमें किसमें है सही पंक्चुएशन मार्क। कह रहा आई सॉ अ वन आइड मैन। हाँ बिल्कुल ये पहला ही करेक्ट है हम लोग का, तो राइट आंसर ए बन गया। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। आइए देखते हैं क्या है। डैश एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। तो यहाँ पे क्या फुलफिल करेंगे, यहाँ पे होंगे बिसाइड्स, है ना। क्या होंगे, बी साइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। गो एंड सिट डैश योर फादर। गो एंड सिट डैश योर फादर। तो क्या बताएंगे यहाँ पे बिसाइड, बी साइड होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द सुटेबल आंसर्स। क्या हो जाएंगे, वी एक्सेप्टेड टू हिम, वी एक्सेप्टेड हिम टू एडमिट दैट ही हैज स्टोलन द मनी एट द लाइब्रेरी डैश ही डिड नॉट। तो आंसर्स क्या है यहाँ पे फुलफिल होंगे, यहाँ पे होगा बट ही डिड नॉट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शंस। क्या है, आई विल नॉट इनवाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप डिस्कशन बिकॉज ही टॉक टू मच डैश माई फ्रेंड डू नॉट लाइक हिम। तो यहाँ पे क्या बताइएगा, यहाँ पे बताएंगे फर्दर मोर। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए बताएंगे फर्दर मोर। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बुश। देखिए इसका मतलब हम लोग पहले जानेंगे क्या होता है, घुमा फिरा करके बात करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, डिस्कस, डिस्कसिंग अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर कहने का तात्पर्य है अस्वस्थ होना, मीन्स आंसर बताएंगे फीलिंग इनफीरियर टू अदर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या होता है, ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट होना, यानी आंसर बताएंगे टू एक्सप्लोड। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, इफ यू हैड ईटन अ गुड ब्रेकफास्ट यू डैश सो हंगरी नाउ। देखिए क्या यहाँ पे फुलफिल होंगे, तो यहाँ पे बनेंगे हमारे वुड, वुड नॉट बी, है ना, होंगे इफ यू हैड ईटन अ गुड ब्रेकफास्ट यू वुड नॉट बी सो हंग्री नाउ। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, नोबडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज डैश द ट्रूथ। आंसर्स क्या बताएंगे, टेल, हमेशा बोलते हो ना। तो आंसर्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सीता एज वेल एज हर सिस्टर डैश प्लेइंग। तो आंसर्स यहाँ पे बताएंगे सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज प्लेइंग। आंसर्स ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, एवरी पर्सन इन द कंट्री डैश अ राइट टू वोट। तो वो प्रत्येक पर्सन के पास क्या है, राइट है क्या करने का, वोट करने का। तो आंसर्स यहाँ पे बनेंगे हैज, उनके पास है ना। तो आंसर्स ए करेक्ट होंगे। देखिए
छठा नंबर आता है पार्ट, वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम बताना है। ऊंट, घोड़ा, बैल, बिल्ली, बताइए सबसे अलग कौन है। तो आप सीधे से देख रहे हैं बिल्ली यहाँ पे आपका सर्वाहारी है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बताएंगे, बाद बाकी ये सभी शाकाहारी है। ए पिता है, बी दामाद है, सी जो ए की बहन है, पी सी की माता है, पी का बी से क्या संबंध है। सीधे से यहाँ दिख रहा है उसकी पुत्री है। आंसर ए बताएंगे। पुरुष लिपिक चपरासी के बीच में संबंध कौन सा प्रदर्शित करेगा। तो आप बताएंगे कि लिपिक जो होगा वो पुरुष भी होगा और जो पुरुष होगा वो चपरासी भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी ही करेक्ट बनेगा। देखिए आगे मतलब ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। आगे क्वेश्चन के दिए गए अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, इससे कौन सा नहीं बनेगा। तो देखिए COM E है, ये तो बन सकता है, तो इसको छोड़ दीजिए। डांसर देखते हैं, डी है, ए है, एन भी है, सी भी है और ई भी है, आर भी है, डांसर भी बनेगा। RAC ये भी है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज क्या है, तो वो RE है, ठीक है, REC भी है आपके पास, ठीक है, O भी है आपके पास, और R दो यहाँ पे यूजेस नहीं है, R एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट बन जाएगा। मतलब ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें R दो है और यहाँ पे एक ही है, R बस एक ही है यहाँ पे, ऑप्शन डी होंगे। यदि M का अर्थ भाग है, K का अर्थ माइनस है, R का अर्थ जोड़ है, T का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे हम लोग बस रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो T का अर्थ क्या है, T का अर्थ आपने देख रहा है, T का अर्थ यहाँ पे गुना रख दीजिए। M का अर्थ क्या है, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करना है। और R का अर्थ क्या है, R का अर्थ जोड़ना है यहाँ पे। और K का अर्थ क्या है, तो K का अर्थ है जो यहाँ पे ये है घटाना। बस इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये अपॉन में 12 रखेंगे, 12 से 12 कैंसिल, मतलब 8 बच गया। ये कितने हो जाएंगे, 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में से 14 घटाएगा मतलब 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे। अमर, अकबर और एंथनी की कुल आयु 80 वर्ष है। 3 साल पहले उनकी आयु का योग क्या था। 3 साल पहले उनकी आयु का योग क्या था, तो 80 और माइनस लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 और गुने 3, तो 9 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 71, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा 71। आगे क्वेश्चन है क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्न का दिए गए लुप्त में चयन करना है कि क्या होगा। 46 पहले 49 है, 46, 43 और 40, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे जो उसके बाद 34 आने वाला है, तो क्या होगा यहाँ पे फुल फिर देखिएगा। 46 यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी 3 ही का डिफरेंस, तो आगे भी 3 ही का, यानी 37 तो आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 37 में से 3 घटाएंगे 34 आएगा। पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना है, आइए क्या होगा, 36 से 31, 29, 24, 22, 17, 15, तो आगे क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दो हमें कंडीशंस बताने हैं, वो कंडीशंस कैसे बताएंगे देखिएगा। तो आप देखिए इसमें से घटाइएगा 35, मतलब 36 से 31 तो 5, यहाँ से 2, फिर 5, फिर 2, फिर 5, फिर 2, फिर 5, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 में से 2 मतलब 8। तो देखिए है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर डी है। देखिए कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी जो है बाएं छोर से 14वें है, पी जो है बाएं छोर से 14वें है, बाएं छोर से 14वें पे बैठा है। क्यू दाएं छोर से 7वें, क्यू जो है दाएं छोर से 7वें पे है, ठीक है। पी और क्यू के मध्य में 4 लड़के हैं, पी और क्यू के मध्य में 1 2 3 4, 4 लड़के हैं। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये हमें बता देना है, कुल कितने लड़के हो जाएंगे। तो देखिए बाएं से 14वां है पी और ये दाएं से 7वां है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि ये 14 प्लस 4 और प्लस 7 सभी को इंक्लूड कर लीजिए। तो 14 4 18, 18 और 7 कितने 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे, 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन है क्या कि इस अनुक्रम का अगला पद हमें खोजना है कि क्या होगा। 11 से 13, फिर 17, फिर 19, 23, तो आगे क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो 11 से 13 यहाँ पे देख रहे हैं दी गई जो श्रृंखला है ये हमें 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 से 19, 23, एक क्या है, एक अभाज्य संख्या जो लगातार बढ़ रही है। तो आगे बताइए कौन सा आएगा, क्या 25 होगा, नहीं, क्या 27 होगा, नहीं, क्या 29 हो सकता है, 29 या फिर 31, तो लगातार आप देखेंगे तो 23 के बाद क्या आना चाहिए, 29 ही आना चाहिए। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, नहीं तो आगे वाला 31 होता ही पहले आ चुका है, तो इसी को ऑप्शन बनाएंगे, राइट आंसर सी बनेगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।